पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कैसे राइजन को उसके ही घर से निकाल दिया गया और कैसे उसने एक छोटे से गांव को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली है, क्योंकि इस बार गांव पर सीधा हमला होने वाला है शील्ड लिजर्ड्स की आर्मी का। और सबसे बड़ी बात, गांव के लोग लड़ना तो दूर, इनका नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो ऐसे में राइजन क्या करेगा? कैसे वो इतनी बड़ी आर्मी का सामना करेगा? आज के एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव के ऊपर शील्ड लिजर्ड्स ने हमला कर दिया होता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और राइजन हौसला बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरा साथ दें इस जंग में। राइजन की बात सुनकर गांव वालों का हौसला बढ़ जाता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइजन उन्हें ऑर्डर देता है कि वो किले की दीवार पर जाकर हमले की तैयारी करें। तभी राइजन के पास ईटो आकर कहता है, ऑर्थो और उसके एडवेंचरर्स शिकार के लिए गए हैं, वो यहां पर नहीं है। राइजन कहता है, ठीक है, तो मैं जाता हूं। तभी टिल राइजन को रोक लेती है और वो बहुत घबराई और मायूसी से राइजन की तरफ देखती है। डी वहां आकर पूछता है, क्या कोई बात है? राइजन कहता है, डी, तुम मुझे किले की दीवारों से इन्फॉर्म करते रहना, मैं तुम्हें यहां बताता रहूंगा आगे क्या करना है। डी कहता है, आप जैसा कहें मास्टर। और ये कहकर वो चला जाता है किले की दीवारों के ऊपर। जब वो जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राइजन पूछता है, कितनी लिजर्ड्स आ रही हैं? डी घबराकर कहता है, तकरीबन 40 लिजर्ड्स होंगी। राइजन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, मगर डी ये देखकर डर के मारी बौखला जाता है और कहता है, हमारी सबसे ताकतवर नाइट को हराने के लिए एक ही लिजर्ड काफी है और ये तो पूरी की पूरी आर्मी है। तभी राइजन डी को ऑर्डर देता है कि सभी बलिस्टास में मेटल बोल्ट्स को लोड करो। डी कहता है, ठीक है। डी के नाइट्स कहते हैं, नॉर्मल वेपन्स इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। डी कहता है, मैं जानता हूं और मैंने आज तक हर हारी हुई बाजी को जीत में बदला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें बस लॉर्ड राइजन का ऑर्डर फॉलो करना है और कुछ नहीं। डी नाइट्स को कहता है बलिस्टास को लोड करने के लिए। जैसे ही बलिस्टास लोड हो जाते हैं, डी ऑर्डर दे देता है उन लिजर्ड्स पे फायर करने के लिए। वो बोल्ट्स जाके लिजर्ड्स को लगते हैं, मगर डी को उन पे उसका असर नहीं दिखता, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लिजर्ड्स एक एक कर मरने लगती हैं। डी कहता है, हमने एक बार में 10 लिजर्ड्स को मार गिराया है। ये बात सुनकर विलेज के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डी हैरान होकर कहता है, ये तो लॉर्ड राइजन की बलिस्टास की पावर है। तभी डी का नाइट डी से कहता है कि हमारे पास अब बहुत ही कम बोल्ट्स बचे हैं, हम इन्हें नहीं मार पाएंगे। डी उन्हें फायर करने का ऑर्डर देता है। उन लिजर्ड्स पे ढेर सारे तीरों की बरसात होने लगती है और इस हमले में भी बहुत सारे लिजर्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन तीर खत्म हो चुके होते हैं। डी का नाइट कहता है डी से, अब हम क्या करें? तभी हम राइजन को देखते हैं। वो कहता है, जो मैंने तीर बनाए थे लकड़ी के, उन्हें लोड करके उन पे हमला करो। डी का नाइट कहता है, उन पे इसका कुछ असर नहीं होगा। डी अपने नाइट को शांत रहने को कहता है और वो कहता है कि हर बार राइजन सामा ने मेरी उम्मीदों से बढ़कर किया है, इसलिए मुझे उन पर पूरा यकीन है। डी नाइट्स को ऑर्डर देता है कि उन्हीं तीरों से उन पे हमला करो। नाइट्स उन तीरों से उन पर हमला करने लगते हैं। वो लकड़ी के तीर इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो शील्ड लिजर्ड्स के कवच भी फाड़ डालते हैं और वो सब लिजर्ड्स ढेर हो जाती हैं एक साथ। ये देखकर डी हैरान होकर खुश हो जाता है और वो नाइट से कहता है, आज का खाना है ग्रिल्ड लिजर्ड्स, और फिर से वो हमला करने को कहता है। नाइट्स उन पे तीरों की बौछार कर देते हैं। वो सब लिजर्ड्स मारी जाती हैं। ये देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम राइजन को देखते हैं, जिसे टिल खुशी के मारे गले लगा लेती है। ईटो कहता है, मास्टर आपने तो कमाल कर दिया। ये देखकर राइजन भी बहुत खुश हो जाता है। डी कहता है, लॉर्ड राइजन अब तहलका मचाने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल का। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ऑर्थो लिजर्ड्स की बॉडी से मीट और उनकी खाल अलग करवा रहा होता है। वो कहता है, ध्यान रहे इनकी खाल और आंखें खराब ना हो। तभी वहां अपना राइजन आ जाता है और वो ढेर सारा मीट देखकर कहता है, आज तो बहुत बड़ी पार्टी होगी। सीन रात में शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि सब पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। विलेज के चीफ को हम देखते हैं। चीफ कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई लॉर्ड ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ जो आदमी होता है वो कहता है, सच में ये कमाल की बात है। तभी स्पार्डा कहता है, लॉर्ड राइजन तो कमाल के हैं ही, इसमें शक करने की क्या बात है? टिल कहती है, यही तो हमारे लॉर्ड की खासियत है। ईटो भी सहमति दिखाता है। गांव के सभी लोग और एडवेंचरर्स उस लिजर्ड्स की मीट के मजे ले रहे होते हैं। ऑर्थो कहता है, मैं तभी समझ गया था जब मैंने सुना कि वो तीर उस मटेरियल से बने हैं जिससे हमारे वेपन्स बने थे। तभी मैं समझ गया था कि इन लिजर्ड्स का मरना तय है। जैसे ही ये बात डी सुनता है, वो हैरानी से ऑर्थो से कहता है, सच सच बताना, क्या तुम्हें लॉर्ड राइजन से हथियार मिले हैं क्या?
राइजन डी के सवाल को सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है। ऑर्थो कहता है डी से, ये तलवार मैजिकल बीस्ट की हड्डियों में ऐसा उतरी जैसे गरम चाकू बटर में। ऑर्थो के साथी भी राइजन के बनाए हुए वेपन्स की तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही ये बात डी सुनता है, वो राइजन से चिल्लाकर कहता है, लॉर्ड राइजन, आपने ये गलत किया। सबके लिए हथियार बना दिए मगर आपने मेरे लिए नहीं बनाए। ये देखकर डी के नाइट्स भी राइजन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके लिए भी हथियार बना दे। राइजन चारों तरफ से घिर जाता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्री में हथियार बना दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तभी हम देखते हैं कि राइजन ऑर्थो से बात कर रहा होता है। ऑर्थो कहता है, अगर हम ये आर्मर्ड लिजर्ड्स किसी मर्चेंट को बेचें तो हमें हर एक के 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये सुन के अपना राइजन हैरान हो जाता है। ऑर्थो कहता है, मगर ये मीट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जल्द ही खराब होने लगेंगे, मगर बाकी चीजों के हमें अच्छे दाम मिलेंगे। ये बात सुनकर राइजन गुड़ा भाग करने लगता है और वो हमें बताता है कि सबका मिला के 1000 गोल्ड कॉइन्स होंगे, जो इंडियन पैसों में लगभग 5000 करोड़ होंगे। वो ये सोचकर बौखला जाता है। तभी स्पार्डा कहता है, जो टैक्स विलेज पर लगा है, अगर विलेज से 500 गोल्ड कॉइन्स आ जाएं तो हम इस विलेज का टैक्स चुका देंगे। राइजन कहता है, क्या हम इस बात को थोड़ा सीक्रेट रख सकते हैं? स्पार्धा कहता है, ये बात छुपाना नामुमकिन है और इतनी बड़ी सेल का पता तो तुरंत चल जाएगा। राइजन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है, ऐसे तो मेरे 5000 करोड़ आधे हो जाएंगे और ऐसे तो ये बात मेरे पिताजी को भी पता चल जाएगी और वो समझ जाएंगे कि ये विलेज आने वाले वक्त में प्रॉफिटेबल बन जाएगी, तो वो मुझे यहां से हटाकर फिर कहीं दूसरी बेकार जगह भेज देंगे। मैं सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। स्पार्धा कहता है, छुपाना तो मुश्किल है, मगर मेरे पास इसका एक सल्यूशन है। राइजन कहता है, क्या सच में? हम क्या कुछ कर सकते हैं? स्पार्धा कहता है, हम आपके भाई लॉर्ड मुर्शिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। राइजन कहता है, क्या हम इस सब का क्रेडिट उन्हें देने वाले हैं? स्पार्धा कहता है, आपने सही कहा। राइजन हमें बताता है कि उसका भाई बड़ी अचीवमेंट्स की तलाश में था, तो इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। फिर सीन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि मर्चेंट्स की घोड़ा गाड़ी गांव पे आ चुकी होती है। दोनों मर्चेंट्स देख के हैरान हो जाते हैं कि ये विलेज है या कोई किंगडम। तभी वहां राइजन आके अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा लड़का इस विलेज का लॉर्ड कैसे हो सकता है। वो दोनों भी अपना इंट्रो देते हैं राइजन को। राइजन उनका वेलकम करता है अपने विलेज में। राइजन उन्हें उस गोदाम में लेकर जाता है जहां आर्मर्ड लिजर्ड्स के मटेरियल्स रखे होते हैं। वो दोनों मर्चेंट्स इतने सारे लिजर्ड्स के मटेरियल्स को देखकर शॉक में आ जाते हैं और राइजन से पूछते हैं कि आप लोगों ने इतने आर्मर्ड लिजर्ड्स कैसे मार गिराए हैं, जबकि इस गांव के लोग तो मॉन्स्टर के नाम से ही डरते थे। राइजन कहता है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? एक मर्चेंट कहता है, हाँ, हम इसे जरूर खरीदना चाहेंगे, मगर हमें अपनी कंपनी से इस काम के लिए एक और आदमी बुलाना होगा और इसको ट्रांसपोर्ट करने में 1 महीने का समय लगेगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राइजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और मैं इस मटेरियल्स के साथ लिजर्ड्स का मीट फ्री में दूंगा। मर्चेंट राइजन का शुक्रिया अदा करने लगता है। राइजन कहता है, हमारे पास वेपन्स भी हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दोनों मर्चेंट्स राइजन के वेपन्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सारे वेपन्स मुंह मांगी कीमत में खरीद लेंगे। राइजन कहता है, क्या आप इन वेपन्स की मार्केटिंग भी कर देंगे? मगर वो हिचकिचाने लगते हैं। राइजन समझ जाता है कि ये बहुत चालाक मर्चेंट्स हैं, तो वो उनसे चालाकी से कहता है कि अगर आप एक ही जगह इन वेपन्स की सप्लाई रखेंगे तो विलेजर्स को पता चल जाएगा कि आप वेपन्स कहां से ला रहे हैं। ये सुनकर उनकी चालाकी ठुस हो जाती है। राइजन कहता है, इसीलिए आपको इनकी मार्केटिंग करनी चाहिए और अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को बेहतर करना चाहिए। मर्चेंट कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? राइजन कहता है, तुम इस विलेज में अपनी एक शॉप खोल लो। ये सुनकर वो खुशी के मारे लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं, आप कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? राइजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों ये बात सुनकर राइजन का फिर से शुक्रिया अदा करने लगते हैं। राइजन कहता है, तो चलिए मैं आपके लिए शॉप बना देता हूं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शॉप रेडी हो चुकी होती है बनके, मगर ये देखकर दोनों मर्चेंट हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये छोटा लड़का तो बहुत शानदार है, मैं शॉप बना दिया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गोल्डन बालों वाली लड़की और आरोन दोनों गांव आ चुकी होती हैं। गोल्डन गर्ल कहती है, देखते हैं कि इस बच्चे में कितना दम है। फिर सीन शिफ्ट होता है। राइजन हैरानी से स्पार्दा से कहता है, क्या हमें इस विलेज में 10,000 लोगों के लिए रहने की जगह बनानी पड़ेगी? स्पार्दा कहता है, हाँ हाँ, जरूर हमें ऐसा ही करना होगा।
राइजन कहता है, अच्छा, क्या 1000 लोगों से काम नहीं चलेगा क्या? स्पार्दा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से ये विलेज डेवलप हो रहा है उस हिसाब से 10,000 का टारगेट शायद छोटा पड़ जाए, और एक बड़ी सिटी के लिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी जो अलग अलग फैसिलिटीज को संभालें और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें। राइजन कहता है, अगर तुम यही सोचते हो तो मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूं। स्पार्दा कहता है, अब बताइए आपको अपना फोर्ट्रेस किस शेप में चाहिए? स्क्वायर फोर्ट्रेस सबसे स्टैंडर्ड शेप होता है। राइजन कहता है, मैं तो स्टार की शेप में सोच रहा था, क्योंकि कोई भी हमलावर इन कोनों को पार किए बिना इस सिटी तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर कोई इन्हें इग्नोर करके कैसल की दीवारों के करीब भी आएगा उसे 3 तरफा वार झेलना पड़ेगा। स्पार्दा कहता है, आपका आइडिया तो मुझसे भी शानदार है लॉर्ड राइजन। तभी वहां अचानक से एक नाइट आ पहुंचता है। वो बताता है कि काउंट फर्डिनेंड की दूत आई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना राइजन इंट्रो देता है उस दूत के सामने। फिर वो मैसेंजर अपना नाम बताती है राइजन को। मेरा नाम पानामेरा कार्ला काई है और मुझे कुछ ही समय पहले वाइस काउंट बनाया गया है। इससे पहले मैं एक नाइट थी। फिर हम देखते हैं प्यारी सी आरून अपना इंट्रो देती है। वो बताती है, मैं काउंट फर्डिनेंड की सबसे छोटी बेटी आरून हूं और मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं आपसे एक बार जाकर मिल लूं। राइजन कहता है, आपका यहां पर वेलकम है। इस छोटी सी विलेज में आकर मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया। कार्ला कहती है, देखने में तो आप लेडी आरून से भी बहुत छोटे लगते हैं, मगर आपका बिहेवियर बड़ों जैसा लगता है मुझे। फिर वो कहती है, आपको क्या लगता है हम यहां किस लिए आए हैं? राइजन कहता है, अगर मुझे गेस करना हो तो आपको यहां दुश्मन के खिलाफ मेरा साथ देना चाहिए। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और राइजन की तारीफ करने लगती है। वो कहती है, कोई भी 8 साल का लड़का ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपने बिल्कुल सही गेस किया है, क्योंकि काउंट फर्डिनेंड आपसे सतर्क है, क्योंकि हमारे बॉर्डर के पास की टेरिटरी की आपको जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें शक है कि कहीं आप मार्किस फोर्टियो के मिशन के सपोर्टर तो नहीं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह आप अद्भुत होने के बाद भी आपको निकाल दिया गया है, उससे तो लगता है आप एलिमेंटल मीच तो नहीं है। राइजन कहता है, आपने सही कहा, मेरे पास कोई एलिमेंटल मैजिक नहीं है और मुझे निकाल दिया गया है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कार्ला को राइजन की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। ये 100 लोगों वाला छोटा सा विलेज अब एक फोर्ट्रेस बन चुका है, और आपके पास कम से कम 5000 लोग तो होंगे ही, तभी आप इस विलेज को इतना बेहतर बना पाए हैं। ये बात सुनकर राइजन एकदम से शांत हो जाता है। कार्ला कहती है, क्या हुआ, गले में कुछ फंस गया है क्या? तभी राइजन जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। राइजन हंसते हुए कहता है, माफ कीजिए, मामला जितना सीरियस हो रहा है उतनी ही मुझे हंसी आ रही है। वो हंसते हुए कहता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे मैं अभी दूर करता हूं। कार्ला कहती है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? राइजन कहता है, मुझे बस ईंटों को लाने की इजाजत थी और बस कुछ सामान। मेरा परिवार तो मुझे छोड़ने भी नहीं आया था बग्गी तक। ये सुनकर आरून चौंक जाती है। कार्ला कहती है राइजन से, तो फिर यहां आपकी मेड, बटलर और नाइट क्यों है? डी कहता है, लॉर्ड राइजन का ऑनर और उनकी तलवारबाजी का मैं फैन हो गया था, इसलिए मैं यहां उनके साथ आ गया। मुझे तो कमांडर का मैसेज भी आया था, मगर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। राइजन ये बात सुनकर डी से कहता है, ऐसे इग्नोर करते रहोगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे। तभी स्पार्डा कहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और जब मैंने ये सुना कि लॉर्ड राइजन को विलेज भेजा जा रहा है तो मैंने उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गांव में बिता सकता हूं। और इस बूढ़े की पर्सनल हॉबी है कि जो भी इसके पास ज्ञान है उसे लॉर्ड राइजन को सिखाना। राइजन कहता है, ये कैसी अजीबोगरीब हॉबी है? टिल कहती है, लॉर्ड राइजन नोबल होने के बावजूद मुझसे गलत तरीके से बात नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी लॉर्ड राइजन की सेवा में बिताऊंगी और मेरा तन मन सब उन्हीं का हो चुका है। ये देखकर कार्ला और आरून हैरान हो जाती हैं। कार्ला कहती है, इस विलेज में इतनी तेजी से बदलाव होने पर आप क्या कहेंगे? राइजन कहता है, टू ठीक है, चलिए मैं आपको अपना कमाल दिखाता हूं। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि राइजन और सब लोग गांव के बाहर होते हैं। वो कहता है कि अब मैं यहां से कैसल वॉल का काम शुरू करूंगा। कार्ला हैरानी से कहती है, अभी करेंगे क्या? फिर हम देखते हैं स्पार्डा अपने मैजिक का यूज करके बहुत बड़ी सी वॉल उठाने लगता है। कार्ला कहती है, मुझे लगा था कि स्पार्डा एलिमेंटल मैजिक यूजर है, मगर ऐसा नहीं है। अगर मैजिक टूटा तो ये वॉल तो खत्म हो जाएगी ना। फिर राइजन आगे बढ़ के उस वॉल पे अपना मैजिक करने लगता है। देखते ही देखते एक विशाल सा गेट बनके तैयार हो जाता है। ये देखकर कार्ला और आरून दोनों शॉक हो जाती हैं। कार्ला कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी आरून कहती है, राइजन क्या तुम मुझे अपना मैजिकल एप्टीट्यूड बता सकते हो?
राइजन उसे बताता है कि उसका मैजिक प्रोडक्शन वाला है और इसे दुनिया का सबसे बेकार मैजिक माना जाता है। ये सुनकर आरुण की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। फिर हमें उसके पास्ट की हल्की सी झलक दिखाई जाती है। राइजन कहता है कि जैसे ही मेरे फादर को ये पता चला, उन्होंने तो मेरी जान लेनी चाहिए थी, मगर मेरे भाई ने मुझे बचाकर इस गांव में भिजवा दिए। कार्ला कहती है वो कितने बड़े बेवकूफ थे। वो आपकी पावर के साथ मार्कस अपना प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। खैर, मैं इस फैमिली मैटर में तो कुछ नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे आपके पास लेडी आरुण का मैरिज प्रपोजल के लिए भेजा गया है। राइजन हमें बताता है कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि लेडी आरुण को दूत बनाकर भेजा गया था, वो भी शांति के प्रस्ताव के साथ। राइजन कार्ला से कहता है मैं कैसल की वॉल बढ़ाना चाहता हूं ताकि इस विलेज को और सुरक्षित बना सकूं। मेरा इरादा किसी से वॉर करने का नहीं है और मेरी बात का आप यकीन करें ताकि लेडी आरुण को जबरदस्ती शादी ना करना पड़े। कार्ला कहती है मैं इस एंगेजमेंट के खिलाफ थी कि कैसे इनकी शादी किसी ऐसे बच्चे से कर दी जाए जो बच्चा सिर्फ एक विलेज का लॉर्ड बना बैठा है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये लेडी आरुण की खुशी की बात थी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। राइजन कहता है आप सही कह रही हैं, इनके साथ बुरा हो सकता था। इन्हें बिना रिसोर्सेज के किसी गांव में रहना पड़ सकता था, या फिर डाकुओं या फिर मैजिकल बीस्ट के साथ पूरा गांव खत्म हो जाता। कार्ला कहती है इसीलिए तो मैं आई थी कि मैं उस शादी को रोक सकूं, लेकिन अब मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी है। लॉर्ड राइजन, मैं चाहती हूं कि लेडी आरुण की सगाई आपसे ही हो। ये बात सुनकर राइजन का दिमाग हिल जाता है। कार्ला कहती है आप इस उम्र में इतनी इंटेलिजेंट और शानदार मैजिक के साथ साथ इतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि अगर आपकी उम्र मेरे बराबर होती तो मैं आपसे खुद शादी कर लेती। ये सुनकर राइजन के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो अपने मन में कहता है यार इतनी प्यारी लड़की मेरी तारीफ कर रही, आज मैं बहुत खुश हूं। कार्ला राइजन से कहती है अब मैं ये सब आप दोनों के ऊपर छोड़ती हूं। कार्ला आरुण से पूछती है क्या आपको लॉर्ड राइजन पसंद है? मैं तो कहूंगी इतना अच्छा मौका हाथ से जाने ना दें, नहीं तो मैं अपने उम्र का ख्याल नहीं करूंगी और मैं खुद ही शादी कर लूंगी लॉर्ड राइजन से। आरुण शर्म के मारे लाल पड़ जाती है और कहती है हाँ, मुझे लॉर्ड राइजन पसंद है। राइजन घबरा के कहता है अभी शादी करना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, हम दोनों को आराम से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कार्ला कहती है आपने सही कहा, इसलिए हम आज रात को यहां रुकने वाले हैं। राइजन ये सुनकर चौंक जाता है। कार्ला कहती है अब तो आप बिल्कुल बच्चे जैसे लग रहे हैं, अब तक तो आप बड़ों जैसी बातें कर रहे थे। ये बात सुनकर अपना राइजन शाय होने लगता है। कार्ला कहती है आरुण से आपका क्या ख्याल है, आप चाहें तो लॉर्ड राइजन के साथ रात बिता सकती हैं। ये बात सुनकर अपनी हीरोइन शर्मा के कहती है मैं लॉर्ड राइजन के साथ शादी से पहले कैसे रात बिता सकती हूँ। कार्ला कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। फिर कार्ला राइजन से कहती है क्या आप हमारे लिए रहने का इंतजाम कर सकते हैं? राइजन कहता है मैं अभी आप दोनों के लिए एक महल बना देता हूं। तभी हम देखते हैं महल बनके रेडी हो चुका होता है और ये देखकर दोनों को यकीन नहीं होता। कार्ला कहती है ये तो सच में इतना जल्दी बन गया। सीन शिफ्ट होता है, हम राइजन, उसकी मंगेतर और उसकी नाइट को खाने की टेबल पर देखते हैं। राइजन उनसे पूछने लगता है क्या आपको खाना पसंद आया? अभी खाने में बहुत सारी डिशेस बची हैं, तो शर्माइएगा मत। राइजन कहता है आरुण से अगर आपको कुछ और पसंद है तो वो भी मैं बना सकता हूँ। आरुण कहती है मुझे क्यूट चीजें बहुत पसंद हैं। राइजन कहता है किस तरह की? आरुण कहती है मुझे फ्लावर और डॉल्स बहुत पसंद हैं। राइजन कहता है मुझे तो इन सब चीजों की नॉलेज तो नहीं है, तो क्या आप मुझे अगली बार अपनी डॉल्स दिखाएंगी? आरुण कहती है हाँ क्यों नहीं। राइजन कहता है आप बहुत प्यारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर हमारी हीरोइन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। टिल और ईटो भी आरुण की डॉल्स देखने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आरुण कहती है हाँ तुम दोनों भी देख सकते हो। सीन रात में शिफ्ट होती है, हम देखते हैं आरुण और राइजन साथ में होते हैं। राइजन आरुण से पूछता है कोई बात है क्या? आरुण शर्माने लगती है और वो राइजन से कहती है कि आप बहुत प्यारी और अच्छी इंसान हैं, और वो ये बात कहकर वहां से भाग जाती है। राइजन कहता है लगता है मेरा इंप्रेशन ठीक ठाक पड़ा है इन पे। यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है।